Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आज की स्पेशल डे के बारे में। आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग से आप समझ सकते हैं कितने सारे इश्यूज़ होते हैं, उसी वजह से उन्हें बैन करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी सारे स्टेट्स में, जैसे हमारे 18 स्टेट्स हैं, उनके अंदर इसे बैन कर भी दिया गया है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको। और भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लाए जा रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं, आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रेफरेंस में। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, वो यूज़ किया जाता है एक बार और फिर उसके बाद में या तो उसे रिसाइकिल कर दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, हम प्रोड्यूस करते हैं हर साल लगभग से 300 मिलियन टन के प्लास्टिक को, और उनमें से हाफ है, उसका हाफ है वो डिस्पोजेबल है। और इंडिया का प्लान है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 तक ख़त्म कर दें। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। तुम्हारा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। देख लेते हैं इसको। सिंगल यूज़ प्लास्टिक या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक वो ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार यूज़ किया जाता है और उसके बाद में या तो फेंक दिया जाता है या फिर रिसाइकल किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड हैं? प्लास्टिक बैग्स हैं, स्ट्रोज हैं, कॉफ़ी स्ट्रीज हैं, सोडा है या फिर वाटर बॉटल्स हैं, या फिर फूड पैकिंग के लिए की जाने वाली चीज़ें हैं, वो सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर आती है। और हम हर साल 300 मिलियन टन का प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे हाफ है वो डिस्पोजेबल है और उसका सिर्फ 10 to 13% ही ऐसा है जिसे हम रिसाइकिल कर पाते हैं। पेट्रोलियम बेस्ड होता है, इस वजह से प्लास्टिक ऐसा हो जाता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है और इसकी वजह से उसे लैंडफिल के अंदर ले जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे ले जाकर उसे या तो जला दिया जाता है या फिर उसे वैसे ही डाल दिया जाता है और फिर वो लास्ट में क्या होता है, पानी के साथ जाकर ओशियन के अंदर मिल जाता है। और फिर हमारी मरीन लाइफ है, हमारी जो बेचारे मछलियाँ वगैरह हैं, वो उनको खा के उनकी भी डेथ हो जाती हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियोज़ या इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी जिनमें देखने को मिलेगा कि जो मछलियाँ हैं वो जो पॉलीथीन है या फिर ऐसे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको खाकर उनकी डेथ हो गई। उनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक पाया गया। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब कि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल सब्सटेंस की तरह सॉइल के अंदर, लेकिन ये क्या होते हैं? डिग्रेड होते हैं, मतलब कि ये टूट जाते हैं अलग अलग पार्टिकल्स में और फिर काफ़ी सालों तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर। और फिर ये प्रोसेस है, ये क्या होती है कि ये ब्रेक डाउन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और फिर वो किसके अंदर चले जाते हैं? वो हमारे जो फूड चेन है और वाटर सप्लाई है उसके अंदर चले जाते हैं। इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताया है कि ये हमारे जो एंड्रोनिक सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं और इसकी वजह से कैंसर, इनफर्टिलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी ऐसे और भी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सरल संचार पोर्टल। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। देख लेते इसको। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने एक्सपेंड किया है सरल संचार पोर्टल को। सरल संचार का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। ये वेब बेस्ड पोर्टल है जिसके अंदर वेरियस टाइप के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और इसके अंदर किसे इशू कर किया जाता है? कौन? यूनिफाइड लाइसेंस को दिया जाता है। यूनिफाइड लाइसेंस वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर का लाइसेंस दिया जाता है और WPC लाइसेंस जैसे कि वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पर दिया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, जिसे हम इन शॉर्ट UDISE प्लस भी बुलाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? हमारा आंसर सही होगा बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। देख लेते इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने रिसेंटली रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को।
2019-20 से रिलेटेड, और इसके अंदर ये 2018-19 के अंदर भी रिलीज़ की गई थी। और इसके अंदर जो लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर स्कूल एजुकेशन में कवर किया गया था 1.5 मिलियन स्कूल्स को, 8.5 मिलियन टीचर्स को और 250 मिलियन चिल्ड्रंस को। ये हेल्प करेगा मेजर करने में एजुकेशन पैरामीटर्स को फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दोनों के अंदर इंडिया में, और प्रोवाइड करवाएगा टाइमली एक्यूरेट डाटा को, ताकि हम इफेक्टिव प्लानिंग कर सकें और डिसीजन ले सकें। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनरोलमेंट है जो 2019-20 के बीच में 25.9 करोड़ है, वो प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी तक बढ़ गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है हमें इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, जो डिजिटल इंडिया अभियान है उसके रेफरेंस में बताना हमें। ये लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 2016 के अंदर, और ये प्लान है कनेक्ट करता है रूरल एरिया को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क के साथ में, और इसका मोटो क्या रखा गया है, डिजिटल इंडिया का पावर टू एम्पावर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2015 आएगा ना कि 2016। चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है अभी, क्योंकि ये 1 जुलाई को लॉन्च की गई थी। और इस ओकेशन पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इंटरेक्ट किया है, बात की है बेनिफिशरीज के साथ में। और डिजिटल लॉकर है वो इसका एक एग्जाम्पल है कि कितना इफेक्टिव है डिजिटल इंडिया। डिजी लॉकर है वो एक इम्पोर्टेंट, वो उसके अंदर क्या किया जा सकता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें डिजिटली सिक्योर करके रख सकते हैं। फिर डिजिटल इंडिया है वो रियलाइज़ करता है स्पिरिट वन नेशन वन MSP, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है किसानों को दिया जाता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 2021 के अंदर 85,000 करोड़ जो रिकॉर्ड है वीट का, जो हमारे गेहूं का उत्पादन होता है उसके बारे में बात हो रही है, उसको डायरेक्टली रीच उसके द्वारा डायरेक्टली जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है वो किया गया है फार्मर्स के अकाउंट्स के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बियोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। ये कहाँ पे लोकेटेड है हमें ये बताना है, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। ये आप जो स्नेक की पिक्चर देख रहे हैं ये हिस्ट्री में पहली बार मिला है हमें, तो इसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो न्यूज़ में आ गई, तो क्वेश्चन बन सकता है। रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया है ब्लैक बेल्ट कोरल स्नेक को हिस्ट्री में पहली बार, और ये स्नेक है ये किससे रिलेटेड है, ये एप्लाइड फैमिली और सिनोमिकोसिस जीन्स के साथ में है, और इसका साइंटिफिक नेम है एस निग्रीवेंटर। भादरा ब्लॉक में जो बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर पाया गया है, कहाँ पे, मसूरी के अंदर। यहाँ पे करंटली 107 स्पीसीज़ हैं कोरल स्नेक की वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर सिर्फ 7 टाइप की पाई जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्नेक बाइट है वो मेजर कोज होते हैं हमारे यहाँ पे डेथ्स का साउथ इंडिया के अंदर, और हमारे पास में 2000 स्पीसीज़ होती हैं स्नेक की पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन 300 स्पीसीज़ हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, और जिनमें से 52 हैं वो विनोम्स की स्पीसीज़ हैं। सभी स्नेक हैं वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि कोबरा है, रैट है, स्नेक है और क्रिकेड है, किल ब्लेक है, ये प्रोटेक्टेड हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और बाकी सारे हैं वो प्रोटेक्टेड हैं शेड्यूल 4 के अंदर। और स्नेक है वो इम्पोर्टेंट मेडिकल रीज़न है, इकोलॉजिकल रीज़न है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किसके रिगार्डिंग पीएम जो फसल बीमा योजना उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये प्रोवाइड करवाता है इंश्योरेंस कवर, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फार्मर्स को, अगर उनकी क्रॉप है वो फेल हो जाती है तो किसी भी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, पेस्ट की वजह से या डिजीज़ की वजह से, तो उस टाइम पे उन्हें बीमा का जो पैसा है वो दे दिया जाता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रीमियम है वो उन्हें 2% देना पड़ता है फार्मर्स को खरीफ क्रॉप के ऊपर, और 1.5% है वो किस पे देना पड़ता है, रबी। ये स्कीम कवर करती है किस को, फूड को, ऑयल सीड्स को, ऑयल सीड क्रॉप्स को, एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है
उनके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन, किसके लिए, जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में। और इसी ओकेशन के ऊपर इन्होंने IEC वैन्स हैं उनको भी रिलीज़ किया है, उनको फ्लैग दिखाकर रवाना किया है ताकि वो कंटिन्यू कर सके, इंगेज करते रहें फार्मर्स के साथ में जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लिया है या फिर लेना चाहते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। उनकी वीडियोस बनाकर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली जाएगी उनको उसके बारे में जागरूक करने के लिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह लॉन्च की गई थी 18 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये एक इंश्योरेंस सर्विस है फार्मर्स के लिए उनकी फसल के बारे में। और ये स्कीम है वो फॉर्मुलेट करती है वन नेशन वन स्कीम थीम को, और ये रिप्लेस करती है दो, इसने कौन कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया था, ये 2 स्कीम थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम है, इसका नाम है इंद्राजल, ये रिसेंटली डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा, IIT मुंबई के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा, विप्रो के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। ये पहला इंडिजिनियस ड्रोन है जो डिफेंस के अंदर, ये पहला इंडिजिनियस डिफेंस ड्रोन है जो कि जिसका नाम दिया गया है इंद्राजल, और ये डेवलप किया गया है हैदराबाद में बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा। ये कंपनी है जो ड्रोन बनाती है डिफेंस के लिए, और इंद्राजल है वो केपेबल है ऑटोनोमस प्रोटेक्ट करने की, वो अकेले ही 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकती है। और ये प्रोटेक्ट करती है एरिया को किसके थ्रू, या फिर एक्सेसिंग के द्वारा या फिर एक्टिंग के द्वारा ऑन एरियल थ्रेट। ये अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है, लो रेडार क्रॉस सेक्शन टारगेट रखती हैं। इस कंपनी के द्वारा बताया गया है कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जैसे कि UAV होता है, स्मार्ट मोम होते हैं उसी की तरह। और ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है इंडिया के अंदर एक्सप्लोजिव डालने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और ये हैंगर के बाद में जम्मू एंड कश्मीर एयरबेस के ऊपर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक ऐप है जो कि जिसका नाम है चंदेविया, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में। ये किस डांस से रिलेटेड है, हमारा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, घूमर या फिर कालबेलिया डांस। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे ये पिक्चर देखकर कि किस डांस के बारे में बात हो रही है, फिर भी हम आंसर बताते हैं। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है डी, कालबेलिया डांस। इसके अंदर जो ब्लैक ड्रेस है वो पहनकर जो लेडीज़ हैं वो डांस करती हैं, जो मैन है वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी कोविड-19 की वजह से न्यूज़ में आया है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ये एसोसिएटेड है राजस्थानी ट्राइब से, कालबेलिया जिसका नाम है, और 2010 के अंदर ये इंक्लूड किया गया था यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इन शॉर्ट यूनेस्को बुलाते हैं, उसकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इसे शामिल किया गया था। इसके अंदर वुमेंस हैं वो जो ब्लैक स्कर्ट है उसको पहनकर, ब्लैक स्कर्ट और स्विल को पहनकर डांस करती हैं, और जो कि मैन है वो खजारी और पोंगी, ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मेनली स्नैक को कैप्चर करने के लिए बजाए जाते हैं, जिसे हम मूवीज़ में हमने देखा भी होगा कि बीन बुलाया जाता था उनको, उसको बजाया जाता है और उसके साथ में ये डांस करती हैं। ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ वुमेंस के द्वारा, और मैन इसके इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हैं। और ये सॉन्ग है ये मैथोलॉजिकल नॉलेज स्प्रेड करता है किसके थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एशियन कंट्री है जिसे डिक्लेयर कर दिया गया है मलेरिया फ्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली। हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा चाइना। पहली श्रीलंका है और दूसरी चाइना है, ऐसी कंट्री जो अभी WHO के द्वारा क्या की गई है, मलेरिया फ्री घोषित की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मच्छर के द्वारा फैलती हैं जिसका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। पहले ये एक मच्छर है वो इनके अंदर इंजेक्ट करता है सारी अपने ब्लड को, उसकी वजह से फिर वो इनकी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है, लीवर को इम्पैक्ट करता है और पूरी बॉडी के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ता है मलेरिया का, और हम बीमार पड़ जाते हैं। रिसेंटली चाइना है उसको ऑफिशियली सर्टिफाइड कर दिया गया है मलेरिया फ्री। वही मैंने आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी डिसीज़ से किसी भी कंट्री को अगर फ्री बताते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, कम से कम
3 साल में उससे रिलेटेड कोई भी केस निकल कर नहीं आना चाहिए उस कंट्री के अंदर, तो उसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, उसे उस बीमारी से फ्री घोषित कर दिया जाता है उस कंट्री को। वो यही 2016 के अंदर श्रीलंका को घोषित किया गया था मलेरिया फ्री, और जब ये चाइना ये सेकंड ऐसी कंट्री एशिया के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जिसे मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। और चाइना इसके अंदर एस्टिमेट किया गया है कि इंडिजिनियस मलेरिया का केस पिछले 4 साल के अंदर भी नहीं निकल कर आया है। ये 1940s के अंदर इसके बारे में बताऊँ तो 30 मिलियन केसेस निकल कर आते थे, और जिसकी वजह से हर साल 3 लाख लोगों की डेथ भी हो जाती थी। ये आप इंडिया को देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना लोकेटेड है, और हमारे दोनों के बीच में आप बॉर्डर डिस्प्यूट को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैकमोहन लाइन के ऊपर अरुणाचल प्रदेश को पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है चाइना, और सियाचिन ग्लेशियर और अक्षय सिंह को भी क्लेम करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट या फिर NHP भुवन पोर्टल ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये कर्नाटका के अंदर लॉन्च किया गया है। सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन है इसरो की, उनका नाम है डॉक्टर के सिवन, उन्होंने लॉन्च किया है इस पोर्टल को। और इस पोर्टल के अंदर जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी गई है ताकि इनिशिएटिव जिसके अंदर किसके बारे में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं NRSC के, किसके अंदर NHP के अंदर, इसके अंदर फैसिलिटी दी गई है डाउनलोड करने की रिपोर्ट्स को और नॉलेज प्रोडक्ट्स को जो कि डेवलप किए गए हैं NRSC के द्वारा। और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इंडिजिनस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद एज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अंडर द हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर कैरी आउट करती हैं हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ और पेटल टेक्निक्स को। फिर हमारा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने कल आपसे पूछा था, इनमें से इस बुक के ऑथर कौन है? कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ साइंस सोसाइटी इन फ्लक्स। तुम्हारे आंसर हमारे ऑप्शन है खेमलता वाकलू, सुदीप मिश्रा, अयाज मेनन या फिर विक्रम संपत। तुम्हारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए, खेमलता वांगचुक ने लिखा है ये, खेमलता वाकलू ने लिखा है ये इस बुक को, और इसे टाइटल दिया गया है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ साइंस इन सोसाइटी इन फ्लक्स। ये एक राइटर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ के 50 ईयर्स हैं ये स्पेंड कर दिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनकी जो टैलेंट्स हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके। फिर ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है आज। इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.